सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तमाम अहम खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। किसानों के सशक्तिकरण और कृषि सुधार के लिए ऐतिहासिक 2 विधेयक लोकसभा से पारित। सरकारी खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य भी रहेगा जारी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया किसानों को स्वतंत्रता देने वाला विधेयक। प्रधानमंत्री ने किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए बताया अहम पल। राज्यसभा के एजेंडे में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 और भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद संशोधन विधेयक 2020। 1 साल के लिए मंत्रियों के सत्कार भत्ते और सांसदों के वेतन में 30% कटौती का प्रस्ताव करने से जुड़े 2 विधेयक भी कार्यसूची में शामिल। राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद अशोक गस्ती का कोरोना महामारी से निधन। सभापति एम वेंकैया नायडू ने जताया गहरा दुख। लोकसभा की कार्यसूची में अनुपूरक अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान समेत वित्तीय कामकाज। एजेंडे में कंपनी संशोधन विधेयक 2020 भी शामिल। कराधान और अन्य विधियों के कुछ प्रावधानों में संशोधन और छूट देने से संबंधित विधेयक किया जाएगा पेश। देश की सीमाओं पर किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने को तैयार है भारतीय सेना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में सीमा पर हाल के घटनाक्रम को लेकर राज्यसभा में दिया बयान। कहा, चीन की कथनी और करनी में अंतर। भारत की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए जताई सरकार की प्रतिबद्धता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देंगे बिहार की जनता को बड़ी सौगात। ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु समेत यात्री सुविधा से जुड़ी 12 रेल परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। कोसी क्षेत्र के लोगों का 86 साल पुराना सपना होगा साकार। किसानों के सशक्तिकरण और कृषि सुधार के लिए ऐतिहासिक 2 विधेयकों को लोकसभा की मंजूरी मिल गई। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे किसानों को स्वतंत्रता देने वाला विधेयक बताया। उन्होंने कहा कि ये विधेयक किसानों को मुक्त व्यापार में मदद करने और उपज का बेहतर दाम दिलाने से संबंधित है। लोकसभा से विधेयक पारित होने के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इसे किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए अहम पल बताया। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकारी खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी। ये जो रिफॉर्म है, संसद के मॉनसून सत्र के चौथे दिन लोकसभा ने किसानों के हित से जुड़े 2 अहम विधेयकों को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। ये 2 विधेयक कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 हैं। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, ये विधेयक किसानों के हित के लिए एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि अब किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा। किसानों को उत्पाद सीधे बेचने की आजादी होगी। इससे रोजगार बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। यह किसान को बांधने वाला विधेयक नहीं है, यह किसान को स्वतंत्रता देने वाला विधेयक है। इससे लाइसेंस राज समाप्त होगा, इंस्पेक्टर राज समाप्त होगा, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगेगा। किसान भी स्वतंत्रता पूर्वक एक राज्य से दूसरे राज्य में अपने उत्पादन को बेच सकने के लिए आज़ाद होगा और व्यापारी भी पूरे देश में कहीं भी व्यापार करने के लिए आज़ाद होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आशंका को साफ करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार एमएसपी को न खत्म करने जा रही है और न ही आगे करेगी। मैं आज बहुत जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं, देश में एमएसपी पर खरीद हो रही थी, खरीद हो रही है और आने वाले कल में भी खरीद होती रहेगी। इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। और मैं सदन के माध्यम से किसानों को यह भी आग्रह करना चाहता हूं, राजनीतिक दृष्टि से कोई भी दुष्प्रचार का से प्रभावित ना हो। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 के जरिए किसानों को राज्य के अंदर और बाहर भी अपनी उपज बेचने का अधिकार मिलेगा। कृषक सशक्तिकरण
और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 के जरिए जहां किसानों की जमीन को खेती के काम के लिए कॉरपोरेट सेक्टर करार पर ले सकते हैं, वहीं इसमें किसानों की जमीन सुरक्षित रहेगी और करार के बाद भी अगर कृषि उत्पाद के मूल्य में बढ़ोतरी हुई तो उसका एक खास हिस्सा किसानों को भी मिलेगा। इसमें करार करने वाली कंपनी को प्राकृतिक आपदा या महामारी की वजह से दाम में कमी होने पर भी न्यूनतम गारंटी मूल्य देना होगा। अखिलेश सुमन और नव विक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि विधेयक पर किसानों से भ्रमित नहीं होने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया कि किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को लोकसभा में कृषि सुधार विधेयक पर चर्चा के दौरान कृषि मंत्री के भाषण को जरूर सुनना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया कि किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। ये विधेयक वास्तव में किसानों को कई और विकल्प प्रदान करके उन्हें सही मायने में सशक्त करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इस कृषि सुधार से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए अवसर मिलेंगे, जिससे उनका मुनाफा बढ़ेगा। इससे हमारे कृषि क्षेत्र को जहां आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा, वहीं अन्नदाता सशक्त होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयकों का पारित होना देश के किसानों और कृषि के क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये विधेयक सही मायने में किसानों को बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त करेंगे। और किसानों के हित से जुड़े दो विधेयकों पर चर्चा के दौरान लोकसभा में सांसदों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। एक तरफ कुछ सांसदों ने विधेयकों को किसानों की प्रगति की दिशा में बड़ा कदम बताया, तो वहीं कांग्रेस समेत विपक्ष के सांसदों ने विधेयक को किसानों के खिलाफ बताते हुए सदन से वॉकआउट किया। एनडीए सहयोगी अकाली दल ने भी विधेयक का विरोध किया। अगर ये एमएसपी ना होती तो ये गोदाम कैसे भरते? भगवान ना करे कल को फिर कोई अगर हमारे ऊपर कोई तकलीफ आती है, कोई महामारी, तो अगर फिर ये गोदाम खाली हो जाएंगे तो आज जो 80 करोड़ लोगों को हमने ये राशन दिया, अनाज दिया 80 करोड़ लोगों को, वो कहां से देंगे? The bill does not actually seem to cater to the right and safety of the poor farmers. By promoting contracting farmers, the bill instead tends to permanently empower the big landlord agricultural business lobby. Punjab state is the heart of farmers of India. I are against this bill. 20 lakh farmers are going to be affected. More than 30,000 artiyas are going to be affected. More than 3 lakh mandi laborers are going to be affected. More than 15-20 lakh khet mazdoors are going to be affected. मैं कह सकता हूं कि आज़ादी के बाद ये पहली सरकार है जिसने किसानों के समृद्धि के लिए काम किया है। ये पहली सरकार है जहां किसानों को भरोसा जगा है सरकार के प्रति कि एक सरकार ऐसी भी है जो हम लोगों की चिंता करती है। एक सरकार ऐसी भी है जो हमारी खेती की बुआई, जोताई, गुड़ाई और हमारे उत्पादन की भी चिंता करती है कि इसका लाभकारी कीमत कैसे मिले। This bill should go to the standing committee for scrutiny for more and more clarity. Our farmers feed us, sir. I think this bill has been brought very hastily, sir. So let's take the deliberations of the standing committee and then take the call on what's to be done. अनाज और कृषि उत्पादन को बाजार को खुला बाजार देने की ओर उठाया गया यह कदम है। इससे किसानों को अपनी मर्जी का मार्केट उपलब्ध होने वाला है। इस बिल के द्वारा किसानों को अपने फसल को बेचने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। वहीं संसद के मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन है और आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों में कई अहम विधायी कामकाज शामिल है। राज्यसभा में आज 5 अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल हैं। इनमें होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020, मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित संशोधन विधेयक 2020, संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक 2020 और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां संशोधन विधेयक 2020
शामिल है। सदन में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति समेत संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। लोकसभा की बात करें तो आज अनुपूरक अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान समेत वित्तीय कामकाज लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके अलावा कंपनी संशोधन विधेयक 2020, अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक 2020 और फैक्टर विनियमन संशोधन विधेयक 2020 विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में है। कराधान और अन्य विधियों के कुछ प्रावधानों में संशोधन और छूट देने से संबंधित विधेयक भी लोकसभा में पेश किया जाएगा। सदन में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति समेत संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। और फिलहाल हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, पहले अगर हम बात करें कल के दिन की, तो लोकसभा से 2 अहम विधेयकों को मंजूरी मिली है और कृषि सुधार के लिए इनको ऐतिहासिक बताया जा रहा है। अगर देखें तो किसानों को स्वतंत्रता, कृषि क्षेत्र और अर्थव्यवस्था के लिए कितना अहम साबित हो सकते हैं ये बिल? देखिए, बहुत दिनों से इस बात की चर्चा हो रही थी प्रीति कि किसानों की जो पूरी निर्भरता है वो मंडियों पर होती है और मंडियों के अलावा बिचौलियों पर होती है और किसानों को एक जिला से दूसरे ज़िले में तो पहले नहीं जाना जाता था, बाद में उसकी छूट मिली, उसके बाद एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जाने दिया जाता था। तो यह जो बिल है, यह बिल एक तरीके से कहें कि किसानों को पूरे देश में अपने उत्पाद बेचने की छूट देता है और न ही सिर्फ किसानों को बल्कि व्यापारी भी चाहे जहां भी जिस मंडी में भी किसानों के उत्पाद को बेच सकते हैं। तो यह एक तरीके से कहा जा रहा है कि वन नेशन वन मार्केट की दिशा में बढ़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए और भी कुछ काम करने पड़ेंगे, लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है कि किसान और व्यापारी दोनों जहां भी चाहें अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। और दूसरा जो बिल है वो बिल काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत लंबे समय से अब मांग चल रही थी कि कृषि लाभदायक पेशा नहीं रह गया है और इस बात की मांग थी कि कृषि को लाभदायक बनाने के लिए कई उपाय किए जाने चाहिए। तो उसमें एक कदम ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जिनके पास पूंजी निवेश करने की क्षमता है, वे पूंजी निवेश कर सकते हैं अब जाके गाँव में। और पूंजी निवेश के तहत किसानों को क्या सुरक्षा रहेगी, इस बात की गारंटी की गई है इस विधेयक में। और इस बात की गारंटी है कि कोई भी पूंजी निवेशक जो है वो किसानों की जमीन को नहीं बंधक बना सकता है। वो जितने अवधि के लिए पूंजी निवेश वो करेगा, जितने अवधि के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसानों को उसकी सुरक्षा मिलेगी। और अगर मूल्य में कोई इजाफा होता है, जिस मूल्य पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उस मूल्य का भी, इजाफा हुए मूल्य का भी 1% किसानों को मिलेगा। तो दोनों कहें कि किसानों के लिए दोनों बिल जो हैं काफ़ी लाभदायक बिल हैं और किसानों को एक तरीके से सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ने वाला एक कदम है। प्रीति, बिल्कुल। अब आज के एजेंडे की अगर बात कर लें तो हम विधायी कामकाज काफ़ी अहम देख रहे हैं। राज्यसभा के एजेंडे में 5 विधेयक हैं, जबकि लोकसभा की कार्यसूची के हिसाब से देखें तो भी काफ़ी अहम दिन है। वहीं जो नवनिर्वाचित सांसद हैं राज्यसभा के अशोक गस्ती, उनका कोरोना महामारी से निधन हुआ है। तो कुल मिलाकर देखें तो आज क्या आसार हैं अखिलेश? देखिए, अब जो सीटिंग सांसद होते हैं उनके लिए तो 1 घंटे का एक सदन को स्थगित कर दिया जाता है। तो इस तरीके से समझें कि 1 घंटे का तो सदन स्थगित किया जाएगा राज्यसभा में। लेकिन उसके अलावा जो महत्वपूर्ण बिल हैं वो बिल 4 कहें कि 4 महत्वपूर्ण बिल हैं, जिसमें कि एक होम्योपैथी काउंसिल बिल है, इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल बिल है, सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर्स एंड एमपी, 2 अलग अलग बिल हैं, तो 5 बिल कहा जाए। और एक IIT लॉज अमेंडमेंट बिल, 5 बिल हैं टोटल। और ये 5 बिल काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो 2 होम्योपैथी और जो इंडियन मेडिसिन सिस्टम, ये तो देखा कोरोना काल में हम सब ने कि होम्योपैथी और इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी काफ़ी कारगर हो सकता है और ये हमारी रेजिस्टेंस कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। तो इनको रेगुलेट करने की और इनको प्रॉपर रिसर्च सिस्टम में लाने की ज़रूरत है और इस लिहाज से सेंट्रल काउंसिल बनाई जा रही है। और दूसरा जो एक अहम बिल है IITs का जो अमेंडमेंट बिल है, इसमें 5 IITs को एक तरीके से कहे कि नेशनल इम्पोर्टेंस के इंस्टीट्यूशंस घोषित किए जाएंगे और उनकी डिग्री और डिप्लोमा को मान्यता दी जाएगी, जो अभी तक उन्हें कहीं और से लेना पड़ता था। और इसके अलावा जो आप सैलरी ऑफ अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर्स एंड एमपीज के जो बिल हैं वो 30% कटौती करने वाले हैं। कोरोना के दृष्टिकोण से सरकार ने एक अध्यादेश लाया था और उस अध्यादेश के मुताबिक जो दोनों कैटेगरी के हैं, या तो एमपी हैं या मिनिस्टर्स हैं,
उनके 30% कटौती की बात थी, ताकि जो देश को धन की ज़रूरत है उस धन की पूर्ति इधर से भी की जा सके। तो मुझे लगता है कि राज्यसभा का कार्यक्रम भी आज काफ़ी भरा पूरा है और हो सकता है कि लंबे समय तक भी बैठना पड़े, जिस तरीके से कल लोकसभा में लंबे समय तक बैठना पड़ा था सांसदों को। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन, फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी को संसद भवन परिसर से हम तक पहुंचाने के लिए आपका। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत चीन सीमा पर हालात के बारे में कल राज्यसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर यथास्थिति बदलने की कोशिश कर रहा है और उसका ये प्रयास भारत को किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत अपने अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार देश के मस्तक को किसी भी कीमत पर झुकने नहीं देगी और भारतीय सेना के जवान देश की सीमाओं पर किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में गुरुवार को अपने बयान में ये बात कही। राजनाथ सिंह लद्दाख क्षेत्र में सीमा पर हाल के घटनाक्रम के बारे में राज्यसभा में जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि बीते दिनों गलवान घाटी में चीन की ओर से सीमा पर यथास्थिति बदलने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय सेना ने चीन की इस हरकत का संयम और शौर्य के साथ जवाब दिया। चीन की गतिविधियों से यह पूरी तरह से स्पष्ट है, उसकी कथनी और उसकी करनी में अंतर है और इसका प्रमाण है कि जब डिस्कशंस चल ही रहे थे, चीन की तरफ से 29 और 30 अगस्त की रात को प्रोवोकेटिव माने उकसाने वाली, भड़काने वाली सैनिक कार्रवाई की गई, तो चीन की तरफ से की गई, भारत की तरफ से नहीं की गई। चाइनीज साइड ने LAC और अपने अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं ताकि भारत की सीमा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। रक्षा मंत्री ने बताया कि भारत सरकार ने सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बजट दोगुना कर दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पूरा देश सेना के साथ है और देश हित में कोई भी कदम उठाने से सरकार पीछे नहीं हटेगी। सदन के नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने रक्षा मंत्री के बयान पर कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर पूरी तरह सेना और सरकार के साथ है। देश की एकता और अखंडता के लिए जो उन्होंने कुर्बानी दी है, हम उस कुर्बानी में बराबर की उनके साथ कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, देते भी रहे हैं, देते भी रहेंगे। इसलिए अपनी पार्टी की तरफ से मैं ये कहूंगा कि हम इस मुद्दे को लेकर, चाइना के मुद्दे को लेकर सरकार के साथ बराबर खड़े हैं। रक्षा मंत्री के बयान के बाद सभी दलों के सांसदों ने एक सुर में सेना की बहादुरी को सलाम किया। सदस्यों ने कहा कि पूरा देश जवानों के साथ खड़ा है। रक्षा मंत्री ने सभी दलों की ओर से एकजुटता जाहिर करने के लिए आभार जताया। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। वहीं रक्षा मंत्री के बयान पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि भारत ने आज तक किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया है। मैं सभापति के नाते एक व्याख्या करना चाहता हूं देशवासियों के लिए और पूरा विश्व के लिए भी। भारत का परंपरा, भारतीय संस्कृति हमेशा वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। हमारा पूरा इतिहास में हजारों साल में हमने कभी भी किसी देश के ऊपर हमला किया नहीं, एक ऐसा कोई उदाहरण भी नहीं है। ये हमारा परंपरा है, इसी परंपरा को हम आगे रख रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उम्मीद जताई है कि कोविड-19 वैक्सीन अगले साल की शुरुआत में उपलब्ध हो जाएगी। राज्यसभा में कोरोना महामारी और सरकार के कदमों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चर्चा का जवाब दिया और इस दौरान कहा कि 3 वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल पहले, दूसरे और तीसरे चरण में पहुंच गया है। उन्होंने वैक्सीन उपलब्ध होने तक लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील भी की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एक विशेषज्ञ समिति विभिन्न निकायों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराकर वैक्सीन तैयार करने का काम कर रही है। वैक्सीन के लिए जैसे दुनिया भर में प्रयास हो रहे हैं, वैसे ही उतने ही प्रभावी प्रयास भारत में हो रहे हैं। और भारत में हमारे जो कैंडिडेट वैक्सीन हैं
उसमें 3 लगभग ऐसे हैं जो फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 के अंदर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक एक्सपर्ट ग्रुप इस सारे विषय को भी बहुत गहराई से अध्ययन कर रहा है। एडवांस्ड इसके संदर्भ में प्लानिंग है। हमारे को उम्मीद है कि अगले साल के शुरुआत के अंदर हमें भारत के अंदर वैक्सीन उपलब्ध हो जानी चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड-19 की जांच से जुड़े प्रबंधन में सुधार के लिए देश भर में प्रयोगशालाओं का नेटवर्क मजबूत किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई है। किस तरह से पहले ही दिन से सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को सहायता करने की दृष्टि से, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ मिनिस्ट्री के माध्यम से पैसे उपलब्ध कराए और कई हज़ार करोड़ रुपए हमने सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया, वहीं दूसरी तरफ होम मिनिस्ट्री ने जो है हमारे जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड का भी इस्तेमाल करने के लिए 11,000 करोड़ रुपए जो है सारे देश की सरकारों के लिए उपलब्ध कराया। लॉकडाउन के पीरियड के अंदर ये 1700 की 1700 लेबोरेटरीज को देश के अंदर सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के सिस्टम्स के अंदर एस्टैब्लिश करने के लिए सब प्रकार की सुविधा, सब प्रकार के किट्स, सब प्रकार की मशीनें, इसको आईसीएमआर ने देश भर में उपलब्ध कराया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने हरसिमरत कौर का इस्तीफा मंजूर किया है। राष्ट्रपति ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने सरकार से कल इस्तीफा दे दिया था। राज्यसभा सांसद और कर्नाटक बीजेपी के नेता अशोक गस्ती का गुरुवार को बेंगलुरु में निधन हो गया। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें 2 सितंबर को ओल्ड एयरपोर्ट रोड स्थित मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जमीनी स्तर के कार्यकर्ता और रायचूर के रहने वाले अशोक गस्ती को बीजेपी के टिकट पर इस साल जून में निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुना गया था। 22 जुलाई को राज्यसभा सांसद के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। कर्नाटक के रायचूर जिले में बीजेपी को मजबूत बनाने का श्रेय अशोक गस्ती को दिया जाता है। अशोक गस्ती राज्यसभा सांसद बनने से पहले कर्नाटक पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके थे। सविता समाज से संबंधित अशोक गस्ती आरएसएस कार्यकर्ता और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सक्रिय सदस्य रहे थे। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री समेत कई मंत्रियों और नेताओं ने अशोक गस्ती के निधन पर शोक जताया है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने अशोक गस्ती के निधन पर दुख जताते हुए कहा है कि वो अपनी सादगी और दलितों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। उपराष्ट्रपति ने उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक गस्ती के निधन पर शोक जताते हुए ट्वीट किया है कि राज्यसभा सदस्य अशोक गस्ती समर्पित कार्यकर्ता थे, जिन्होंने कर्नाटक में पार्टी को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत की। वो गरीबों और समाज के वंचित तबकों को सशक्त बनाने को लेकर जुनूनी थे। प्रधानमंत्री ने उनके निधन पर शोक जताते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना जताई है। और अब बात कुछ और अहम खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री बिहार के रेल यात्रियों की सुविधाओं के लिए 12 रेल परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। इस परियोजना को जनता को समर्पित किए जाने से क्षेत्र के लोगों का 86 साल पुराना सपना साकार होगा। साथ ही कोलकाता, दिल्ली और मुंबई जैसे लंबी दूरी वाले स्थानों तक जाना और आना सुलभ हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कोसी महासेतु की लंबाई 1.9 किलोमीटर है और इसके निर्माण में 516 करोड़ रुपए की लागत आई है। भारत नेपाल सीमा के करीब होने के चलते इस पुल का रणनीतिक महत्व भी है। ये परियोजना कोविड महामारी के दौरान पूरी हुई, जिसके निर्माण में घर वापसी करने वाले प्रवासी मजदूरों ने भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री सुपौल स्टेशन से सहरसा आसनपुर कुफा डेमो ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस मार्ग पर जब रेलगाड़ियों का जनता के लिए परिचालन शुरू हो जाएगा,
तब सुपौल, अररिया और सहरसा जिलों के लोगों के लिए ये मार्ग बेहद लाभकारी साबित होगा। इससे क्षेत्र के लोगों को कोलकाता, दिल्ली और मुंबई जैसी लंबी दूरी वाले स्थानों तक जाना और आना सुलभ हो जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री 2 नई लाइन परियोजनाओं हाजीपुर, घोसवार, वैशाली और इस्लामपुर नातेसर का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही करनौती बख्तियारपुर संपर्क बाईपास और बड़ बख्तियारपुर के बीच तीसरी लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, कटिहार, नई जलपाईगुड़ी, समस्तीपुर, दरभंगा, जयनगर, समस्तीपुर, खगड़िया, भागलपुर, शिवनारायणपुर खंडों के विद्युतीकरण से जुड़ी परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन 17 सितंबर को पूरे देश में मनाया गया। इस मौके पर उन्हें भारत समेत दुनिया के कई देशों के नेताओं ने शुभकामनाएं और बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात ट्वीट करके पूरे भारत और दुनिया भर के लोगों से मिली बधाई और शुभकामनाओं के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस अभिवादन ने मुझे और अपने साथी नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम करने के लिए और शक्ति मिलती है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके बताया कि उन्हें अपने जन्मदिन पर उपहार के रूप में लोगों से क्या चाहिए। उन्होंने लिखा, क्योंकि कई लोगों ने पूछा है कि मैं अपने जन्मदिन पर क्या चाहता हूं, इसलिए मैं यहाँ वो चीजें बता रहा हूं जो मैं तुरंत चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मास्क पहनते रहिए और इसे ठीक से पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, 2 गज की दूरी को हमेशा ध्यान में रखिए, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचिए, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए। प्रधानमंत्री ने आखिर में कहा कि आइए हम अपनी दुनिया को स्वस्थ बनाएं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।